तो कल रात के 3 बजे के करीब मुझे एक मेल आता है। उस मेल पर साफ साफ शब्दों में एक मीडिया एजेंसी मुझसे कह रही है कि हम एक पेड कैंपेन चला रहे हैं, पॉलिटिकल पेड कैंपेन चला रहे हैं। नए भारत की नई रिजीम के लिए हम आपको पे करेंगे 40,000 रुपीज फॉर 2 रील्स। 40,000 रुपए लेने में कहीं चूके तो नहीं। मुद्दों पर बात करनी है। जो देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में सारी चीजें बतानी है आपको। आंदोलन को बदनाम करने की निंजा टेक्निक, ये तो था रेफरेंस और छात्रों के आंदोलन के खिलाफ पेड कैंपेन का पुख्ता दावा। अब आपको बताता हूं कंटेक्स्ट जिस पर मैं बात करूंगा, जो है इस दावे का प्राइम एग्जाम्पल। अमेरिकन एम्बेसी 17 जुलाई से कह रही है कि भाई दिल्ली मत जाना क्योंकि 20 जुलाई को क्योंकि वहाँ पे केओस हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। इनको पहले से पता है, 3-4 दिन पहले से पता है इनको इसलिए पता है क्योंकि भाई डीप स्टेट का ही तो सारा काम है। डीप स्टेट समझ रहे हैं ना, CIA एंड ऑल। 2013 में जो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट चलती थी तो वो चुप क्यों रहते थे मनमोहन सिंह? वो इसलिए चुप नहीं रहते थे कि उन्हें बोलना नहीं आता या फिर उनके पास पर्टिकुलर कोई पावर नहीं है। पावर की बात नहीं थी, बात ये थी कि उनके पास कोई काम ही नहीं था। काम जो मोस्टली होता था इंडिया की पॉलिसीज वो बनाती थी स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल। ये NGO और एक्टिविस्ट जो है ये किसके थे, किससे सपोर्टेड थे, किससे फंडेड थे? रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, एम्पायर, दूसरा बिल गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और तीसरा तुम्हारा वो फोर्ड फाउंडेशन। ये 3 है। देख रहे हो डीप स्टेट ने कितना नाश कर दिया देश का। तो इन्होंने क्या किया, एकदम से इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जय हिंद दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर कुछ स्वघोषित ज्ञानियों को हर जायज आंदोलन के पीछे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और डीप स्टेट नजर आ रहा है। ऋषभ बिधूड़ी नाम का यह यूट्यूबर, इसने नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक के आंदोलन पर एक वीडियो बना दिया। भाई साहब ने दावा किया कि अमेरिकी एम्बेसी को 17 जुलाई के प्रोटेस्ट का पहले से ही पता था। अब भाई पहले से पता था तो दाल में कुछ काला है। अमेरिकन एम्बेसी 17 जुलाई से कह रही है कि भाई दिल्ली मत जाना क्योंकि 20 जुलाई को क्योंकि वहाँ पे केओस हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। इनको पहले से पता है, 3-4 दिन पहले से पता है इनको इसलिए पता है क्योंकि भाई डीप स्टेट का ही तो सारा काम है। चलिए अब जरा इसके घटिया दावों और झूठ की पोल खोलते हैं। ये इंसान आम लोगों को अनपढ़ या मूर्ख समझकर किसी IT सेल से पैसा लेकर अगर वीडियो बना रहा है तो अलग बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए और थोड़ा सा पढ़ लिख लेना भी चाहिए। खैर पढ़े लिखे क्यों, क्योंकि पेपर तो लीक ही हो जाएगा। एनीवेज आप समझिए, अमेरिका हो या कोई और देश, किसी देश की एम्बेसी जब अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी करती है तो वो कोई गुप्त जासूसी नहीं होती। सोनम वांगचुक और नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने 17 जुलाई से हफ्ते पहले या हफ्तों पहले पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पर और पुलिस परमिशन के लिए प्रोटेस्ट की तारीख का ऐलान कर रखा था। अब अगर अमेरिकी एम्बेसी पब्लिक न्यूज देखकर दिल्ली में रह रहे अपने नागरिकों को ट्रैफिक और प्रोटेस्ट से बचने की एडवाइजरी जारी करती है तो वो डीप स्टेट की साजिश कैसे हो गई? अनफॉर्चुनेट है कि एक IT सेल का पैसा लेकर ऐसे लोग जनता को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिधूड़ी जी कहते हैं कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह चुप थे और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल देश चला रही थी, जो रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और बिल गेट फाउंडेशन से फंडेड थी। 2013 में जो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट चलती थी तो वो चुप क्यों रहते थे मनमोहन सिंह? वो इसलिए चुप नहीं रहते थे कि उन्हें बोलना नहीं आता या फिर उनके पास पर्टिकुलर कोई पावर नहीं है। पावर की बात नहीं थी, बात ये थी कि उनके पास कोई काम ही नहीं था। काम जो मोस्टली होता था इंडिया की पॉलिसीज वो बनाती थी स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल। और स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल में कौन लोग थे? एक्टिविस्ट और NGO के लीडर्स। कैबिनेट मिनिस्ट्री और ये सब क्या, ये कुछ खास काम नहीं करते थे। लीड आपके वोट की तो कीमत ही नहीं थी क्योंकि स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल सारे डिसीजन लेती थी जो जिसमें NGO और एक्टिविस्ट हुआ करते थे। ये NGO और एक्टिविस्ट जो हैं ये किसके थे, किससे सपोर्टेड थे, किससे फंडेड थे? 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं डीप स्टेट। कौन है डीप स्टेट? यही है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, एम्पायर, दूसरा बिल गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और तीसरा तुम्हारा वो नेशनल एडवाइजरी कमेटी यानी कि NAC, जिसका इस जिक्र कर रहा है, वो एक दरअसल सरकारी सलाहकार निकाय यानी कि एडवाइजरी बॉडी थी जिसे भारत सरकार ने गठित किया था, जिसका काम PM को सलाह देना और पब्लिक क्षेत्र के विकास कार्यों को कैसे किया जाए उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करना था। और जिन 3 अमेरिकन कंपनियों की ये बात कर रहा है, थोड़ा पढ़ा होता तो पता होता कि फोर्ड फाउंडेशन या रॉकफेलर फाउंडेशन का भारत में इतिहास दशकों पुराना है। 1950 और 1960 के दशक में भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समय इसी फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन ने भारतीय कृषि अनुसंधान और IITs को बनाने में मदद की थी। इसके हिसाब से तो हरित क्रांति भी
अमेरिकन डीप स्टेट की साजिश थी। ऋषभ बिधूड़ी, शातिर और सिलेक्टिव तरीके से इतिहास के पन्ने फाड़कर जनता के सामने परोसना बंद करो। इसका अगला दावा यह है कि डीप स्टेट को लगा कि 2013 में कांग्रेस हार रही है, तो उन्होंने अन्ना हजारे, केजरीवाल और सिसोदिया के जरिए आम आदमी पार्टी खड़ी की। अब देखो इनकी चालाकी देखो भाई साहब, कितने तगड़े हैं ये बंदे, कि जब इनको रियलाइज हो गया ना कि 2013 में कि भाई कांग्रेस तो हारने वाली है, जो हमारे काइंड ऑफ अलाइंड है, तो इन्होंने क्या किया, एकदम से इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट में गांधी जी निकल के आए। गांधी जी जो थे वो थे अन्ना हजारे, और उनके पीछे 2 बंदे खड़े थे जो किसी को दिखे भी नहीं, 2-3 बंदे खड़े थे। और आप अगर ढूंढोगे ना कि वो दो बंदे कहां से आए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कहां से आए भाई, इनकी हायरिंग कहां से हुई? अन्ना हजारे को तो चलो लोग जानते थे, ये एक्चुअली 2 एनजीओ चलाते थे, दोनों मिलके 2 एनजीओ चलाते थे। वो एनजीओ के नाम थे, एक का नाम था कबीर और दूसरे का नाम मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, मेरे दिमाग से भी निकल गया। और आप जब इसमें जाके देखोगे तो इन दोनों एनजीओ को जो सपोर्ट या डायरेक्टली फंड करता था वो कौन था? रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन। तो वो जो डीप स्टेट है उनको पहले से पता था, इतने तैयारी करके गए थे वो। उन्होंने अपनी ही सपोर्टेड पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करवा दिए और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनवा दी, इतने तगड़े लेवल की मैनिपुलेशन कर दी। वाह जी वाह, टाइम ट्रेवल की मजेदार मनोहर कहानी लिख दी। भाई साहब, अन्ना आंदोलन 2011 में शुरू हुआ था, ना कि 2013 में। और यह आंदोलन यूपीए सरकार में 2G और कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए करप्शन के खिलाफ भारत की आम जनता का आक्रोश था। और अगर जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, उस समय इसी बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं ने अन्ना हजारे के मंच का समर्थन किया था। तो ऋषभ बिधूड़ी के हिसाब से उस वक्त बीजेपी भी डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी। यानी ऋषभ बिधूड़ी का लॉजिक बीजेपी और आरएसएस को ही देश विरोधी और विदेशी एजेंट बता रहा है। रही बात केजरीवाल के एनजीओ की, तो उस वक्त जब भी आरोप लगे उनकी जांच हुई। किसी भी कोर्ट या जांच एजेंसी ने यह साबित नहीं किया कि आम आदमी पार्टी का गठन किसी विदेशी डीप स्टेट का प्लान था। और अब आते हैं सबसे शर्मनाक दावे पर। ऋषभ बिधूड़ी कहता है कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी हार जाएगी, तो स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है और नया गांधी लाया गया जो सोनम वांगचुक है। लेकिन अब क्या हुआ, 15 साल तक बीजेपी तो हारी नहीं, और आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में हार गई, और अब जो है पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी अगर वहां भी हार जाती है तो इनके पास तो कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं जो उनके साथ अलाइन करता हो। तो मतलब खेल खत्म। पर ये रुकते नहीं है, फिर से एक बार स्क्रिप्ट दोहराई गई। इस बार जो है फिर से गांधी जी आए। गांधी जी कौन थे? सोनम वांगचुक। और फिर कौन आए? पीछे कौन थे? केजरीवाल और सिसोदिया। आप बताओ। ऋषभ बिधूड़ी अपना दिमाग और चश्मा दोनों साफ कर ले। सोनम वांगचुक का इतिहास और देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन अगर तुझे पता नहीं है तो थोड़ी पढ़ाई कर ले। सोनम वांगचुक वो इंसान है जिसने इंडियन आर्मी के जवानों के लिए -30 डिग्री में बिना ईंधन के गर्म रहने वाले सोलर हीटेड टेंट बनाए। वो इंसान जो लद्दाख के पर्यावरण, बर्फ के ग्लेशियर्स और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाखियों के हक के लिए लड़ रहा है। वो इंसान सीमा पर हमारे देश के जवानों की मदद करता है, जिसने बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का सबसे पहला नारा दिया था, जो लद्दाख में वहां के नागरिकों के साथ सामूहिक तौर पर भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उसे तुम विदेशी ताकतों का एजेंट बता रहे हो। शर्म कर या डूब मत। नीट के जो लाखों छात्र सड़कों पर रो रहे थे, जिनका भविष्य पेपर लीक माफिया ने बर्बाद कर दिया, उनकी आवाज उठाना क्या डीप स्टेट की साजिश है? दरअसल देश के युवाओं के जायज सवालों को देश विरोधी या फॉरेन फंडिंग बता देना इन पेड यूट्यूबर्स का सबसे आसान और घटिया पैंतरा बन चुका है, और खासकर तब जब इस काम का कोई 40,000 रुपए दे दे। दोस्तों, जब इस देश में युवा अपने रोजगार के लिए, छात्र पेपर लीक के खिलाफ या लद्दाख के लोग अपनी जमीन और पर्यावरण के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएंगे, तब ऋषभ बिधूड़ी जैसे लोग आकर आपको डीप स्टेट और फॉरेन फंडिंग और षड्यंत्र की कहानी सुनाकर मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेंगे। क्या नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था? क्या लद्दाख के लोगों से किए गए वादे पूरे किए गए? जब आपके पास इन जायज सवालों के जवाब नहीं होते तो आप विदेशी ताकत, डीप स्टेट और ऐसे कई नैरेटिव गढ़कर अपने ही देश को बेचने का काम करते हैं। फैसला आपका है। क्या आप अपने हक के लिए लड़ने वाले देश के छात्रों और सोनम वांगचुक जैसे देशभक्तों के साथ खड़े हैं, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आधी अधूरी कहानियां बेचने वाले ऐसे यूट्यूबर्स के साथ? जय हिंद।